498 ए में सबसे खतरनाक दो चीजें होती हैं। अगर कोई भी कोर्ट उस पर ध्यान दे ले तो पति और उसके घर वालों को कभी कोई समस्या ही नहीं हो सकती। और सबसे दुख की बात भी यही है कि पति और उसके घर वाले इस बात पे ध्यान भी नहीं देते। दो चीजें अगर स्ट्रांगली पकड़ कर अगर वो चलें तो आपको 498 में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। और ये हर 498 के ज्यादातर एफआईआर करते वक्त या केस करते वक्त ये चीज वहां उपलब्ध में मिलती है। पहली चीज ये कि आपके जो घर वाले हैं, जो शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते या जिनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं आ रहे हैं पत्नी के या उसके घर वालों की तरफ से, उन्हें भी पार्टी बना लिया जाता है। मैं इस एक बात में भी दो बात बता रहा हूं आपको। एक तो वो लोग जो शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते, एक वो लोग जिनके खिलाफ सबूत ही नहीं है। ना आप इस पे फोकस करते हैं ना कोर्ट को फोकस करवाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का पूरा फेलियर आपके एफआईआर के अंदर दिखाती है, पर आप सिर्फ रिप्लाई देने में विश्वास करते हैं। पत्नी ने ये गलत कहा, वो गलत कहा, वो तो बाद की बात है। इंपॉर्टेंट यह है कि कहीं पर कोई प्रोसीजर लैप्स अगर कहीं भी कानून की परिभाषा के हिसाब से हुआ है तो क्या आपने उसको इंगित किया है, क्या आपने उसको कोर्ट को दिखाया है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्या रिप्लाई दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितने एविडेंसेस लगा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रोसीजर लैब्स का शिकार हुए हैं और पुलिस ने अगर गड़बड़ की है तो आज का ये जजमेंट आपके लिए बहुत काम का है। इस पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि आज के टाइम के फैशन जो 498 के केस लॉन्च कराने का चल रहा है उसके खिलाफ है। देखिए, इसमें पूरी पहले घटनाक्रम समझ लीजिए, उसी से पूरा केस समझ में आएगा। पत्नी जो थी वो पति से किसी अलग बात से नाराज होकर अपने पीहर जाके रहने लगी। पति ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की, एक दो बार समझाने की कोशिश की, उसके बाद ज्यादा आगे बढ़त नहीं दिखाई। इस सारी कहानी के अंदर पति ने फिर आखिर में हार थक के पत्नी के द्वारा की गई अलग अलग टाइम पे क्रूअल्टीज के ऊपर उसने इसके अंदर बकायदा अपनी पत्नी को नोटिस डाल दिया, क्योंकि वो असंसदीय जो भाषा होती है उसका बहुत प्रयोग करती थी उसके और उसके घर वालों के खिलाफ। और भी बहुत सारी क्रूअल्टीज थी जो उसने एविडेंस के तौर पे अपने डाइवोर्स के नोटिस के साथ डाल दी। अब इधर डाइवोर्स का नोटिस ही दिया था 14/7 को, 18/7 को पुलिस वालों के साथ मिलकर पत्नी ने तुरंत एक एफआईआर लॉन्च करके और अनाप शनाप जो मन में आया सब कुछ लिख दिया। सारे मेयर स्टेटमेंट्स, कोई भी बात सही नहीं, किसी का भी कोई सबूत नहीं। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ धूल उड़ा दी और वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करी जिसकी वजह से कोई ऑब्जर्वेशन बन सके कि 498 का रीजन बनाता है केस का चलने का। पर उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट जो है, हमारी आदरणीय ट्रायल कोर्ट हिंदुस्तान की, वो इस बात में विश्वास करती है कि बस 498 लगा है, ये सफिशिएंट है, इसके अलावा हमें करना ही क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, दुखी होना है पति के घर वालों को और मजे लेने हैं पत्नी और उसके घर वालों को। इस सारी चीज के अंदर जब पति को लगा कि मुझे ट्रायल कोर्ट से कुछ ज्यादा खास कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है तो वो चला गया हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये बात गई तो कर्नाटक हाई कोर्ट को जिस तरह से पति ने प्रेजेंट किया इस बात को, ये आपको भी समझना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि भाई उन लोगों का नाम क्यों लिखवा दिया गया जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। ये पति की पहली पेशकश थी। दूसरी बात, उसके अंदर जो नाम लिखवाया गया वो ऐसे लोगों का भी नाम लिखवा दिया गया जिसके साथ पत्नी कभी शेयर हाउस होल्ड में रही नहीं, पर उन सबको पार्टी बना दिया गया। उसके अलावा जो बातें बताई गई वो माननीय हाई कोर्ट ने भी मानी कि ओवर एग्जरेट तरीके से, यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर, जिसमें कोई मतलब नहीं है, कौन सी बात कैसे होगी कहां से होगी, सब कुछ हवा हवाई बना के और बता दी, जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। क्योंकि जब एविडेंस मांगा गया पत्नी से तो पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मेरे मेरे कथन ही मेरा सत्य है। अब आपके कथन जो है वो सत्य नहीं माने जा सकते। कोर्ट वहां पर थर्ड पार्टी है, कोर्ट का काम वहां पर एविडेंस समझना है। आप कितनी कहानी बना के लगा दो ऐसे तो फिर पूरा हिंदुस्तान ही एक दूसरे पे केस कर देगा अगर कथनों पे ही केस चलने लग जाएंगे। तो यहाँ सबूत की बहुत ज्यादा अहमियत थी। पर यहाँ जो सबसे बड़ी बात कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि भाई वो तो सब ठीक है, ये तो पार्टियां हैं आपस में केस लगाती रहती है, किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी को किसी से चिढ़ना है, पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। जब यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्राथमिकी जांच से पहले एफआईआर लिखने का कानून है, वो कानून ही खत्म हो गया कि डायरेक्ट एफआईआर लिखी जा सकती है। और स्पेशली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर, 498 के केसेस के अंदर आपको प्राथमिकी जांच करनी पड़ेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आपने वो नहीं की। उसके बावजूद आपने ये भी जज करने की कोशिश नहीं की कि इसके अंदर कितना सोना देना वो बोल रही है, कितना रकम देना वो बोल रही है, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के उसने बताया। आपने उसे एक बार काउंटर
चेक भी नहीं किया कि भाई तुम्हारे पास था या नहीं था। जो घटनाएं तुम बता रही हो उसका कोई लेना देना भी है किसी आदमी से? जितने लोगों का तुमने बिना सबूतों के नाम लिखवा दिया, उससे रिलेटेड एक भी फैक्ट नहीं बताया, बस नाम लिख दो। तो पुलिस को भी ऐसी रिपोर्टिंग के ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने बहुत बुरी लताड़ लगाई और कहा कि भैया ऐसे तो फिर सभी को ले आओ तुम 490 डे, और ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि ऐसे तो आप सभी पूरे हिंदुस्तान को ले आओगे 490 डे के केस में, क्योंकि हर पति पत्नी से शादी कर रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुलह समझौता नहीं करा रहे हो पति पत्नी के बीच में, जो कि एक स्टैब्लिश लॉ है। दूसरी चीज, आपने कुछ भी पत्नी ने बोला उसको सब कुछ सच बना के इन्वेस्टिगेशन की खानापूर्ति पूरी कर दी। आपको यही नहीं पता है कि कौन पार्टी कहाँ से आई है, किस जगह रहती है। आपने सबके नाम पते एड्रेस डालने के बाद भी ये जज नहीं किया। उनके खिलाफ एविडेंस है या ना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के फेलियर के ऊपर जबरदस्त प्रहार करता है ये जजमेंट। और इस जजमेंट से आपको एक रेलेवेंट फैक्ट पता लगता है कि असल में ज्यादातर झूठे केसेस लड़ने वाले पति लोग ये दो गलतियां हमेशा अपने केसेस में करते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं कि भाई हमें सिर्फ अपनी पत्नी को डिफेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको किसी केस को झूठा साबित करना है तो उसके और भी पहलू होते हैं। जो गुस्सा आपका अपनी पत्नी के लिए है उसको निकालने की जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ पुलिस ने भी ज्यादती की है। आपके साथ अगर कोर्ट में भी अगर कोई बात नहीं सुनी गई तो कोर्ट की भी बात को आप इंडिकेट कर सकते हैं अगर आप किसी अपीलेंट कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कुछ बातें बताते हैं, आगे मैं और चीजें भी बताने वाला हूँ और वो बोनस पॉइंट रहेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं, और ये हमारे कोर्सेज के थ्रू बहुत अच्छे से डील होती है। और जो मैंने ओवरऑल ये जो फ्रेमिंग बताई ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है 490 डे को प्रोसीजर लैब्स पे चेक करना। हम इतना अटैकिंग होते हैं पत्नी के खिलाफ, और उसके अलावा जो बेनिफिट लेते हैं वो इसी तरह से लेते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रेन बंदा ये सब प्रोसीजर लैब सीखता है। और अगर आपको इस तरह के प्रोसीजर लैब्स पे कमांड करना है स्ट्रांगली, आपको अगर अपने केस को एविडेंट रखना है और उसके अंदर रिजल्ट के लिए ज्यादा भूख अगर आपके अंदर है, ये कोर्सेज आपके लिए बेहतरीन उपाय है। आप अपने वकील साहब के द्वारा लड़ते हैं या खुद लड़ते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें खुले हुए हैं, मगर आपको कानून की खुद बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों पे कोई जोर ही नहीं दिया जाता। जनरली जिस तरह से आप लोगों के केसेस की ड्राफ्टिंग हम देखते हैं उसमें पता होता है कि सिर्फ पत्नी को टारगेट कर लिया गया है। पत्नी के साथ साथ जितने लोगों ने इसमें गलतियां की वो सब टारगेट में होनी चाहिए। इसी तरह से ये कोर्सेज आपको बेनिफिट देते हैं। ऐसे आपका चाहे डीबी का केस हो, 125 का केस हो, प्रोसीजर लैब्स के अलावा और बहुत डायमेंशंस खुल जाते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो legalrz.com पर आप जाकर इसको रजिस्टर्ड करें और उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या में हैं और इसी तरह की कोई बेहतरीन जानकारी अपने केस के अंदर जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। वहां पे आपको वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको वेबसाइट का एड्रेस, जहाँ पे जजमेंट अभी आपको ये मिलेगा। तो आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फिर हम बात भी करेंगे आपके केस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बोनस क्या है। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट में कोई भी केस जाने से पहले, एफआईआर देखने से पहले कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की वहां पर देखे कि जांच हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ है ना पत्नी ने कोई कंप्लेन जाके दे दी और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंडर आ गया। उसका प्रोसीजर होता है जो बहुत लंबा है, डिफाइंड है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर इसको बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था और इसी के आधार पर इसको बीएनएसएस में डाला गया, यानी इसका बेसिक ग्राउंड है। और अगर हम इस पे आगे बढ़ते हैं कि फिर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, अगर मान लीजिए फेलियर ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रहा तो क्या एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है? सवाल है नहीं। अगर फेलियर ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही दिख रहा है तो एफआईआर अपने आप वाइडेबल हो जाती है। यही बेसिक कंटेंट है नए कानूनों में बीएनएसएस के अंदर। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये जानना पड़ेगा कि असल में एफआईआर खड़ी क्यों होनी चाहिए। जब हम ये कई बार अपने शॉर्ट वीडियोस में भी ये बात बताते हैं तो काफी लोग सोचते हैं कि शायद हवा हवाई बात हो रही है। नहीं साहब, कानून का पूरा परिपेक्ष हम दिमाग में रखते हैं और कानून के संदर्भ में बात करते हैं। हमें यहाँ आकर सोशल मीडिया में अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होती है। हम यहाँ आकर और आम कई लोगों की तरह मार्केट की तरह बातें नहीं करते, पत्नी है तो देना पड़ेगा, पत्नी है तो केस लगा सकती है। नहीं साहब, जेंडर इक्वालिटी आपका कानून प्रैक्टिस करता है, सिर्फ आपका दिमाग बस्ट आउट किया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है। कानून तो नहीं देता इसकी छूट। तो अल्टीमेटली इसके बाद अगर मान लीजिए आपके किसी घर वाले के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो थ्योरी ऑफ एविडेंस वहां पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ एविडेंस वहां पर है। डॉक्ट्राइन ऑफ एविडेंस पर ही केस चल सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका एविडेंस वहां पर नहीं दिखता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से फ्री हैं, आपके खिलाफ भी नहीं है। अगर पति हैं आप और इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो आपके खिलाफ भी केस नहीं चला सकती कोर्ट। और ये सारी फ्रीडम देता कौन है? आपकी कम नॉलेज, आपका कम ज्ञान, आपके नहीं जानने का फायदा पूरा उठाया जाता है। अब ये बड़े दुख की बात है कि आप अपने सिविल राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है। लॉ एक सिविल राइट की तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं सोचता हूं कि आप इस जजमेंट का बेहतरीन फायदा अपने केसेस में उठाएंगे और हो सकता है किसी दिन कमेंट सेक्शन में आके हमें अपने केस के बारे में खुशखबरी भी सुनाएंगे कि आप जीत गए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।